हाय फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10th चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। मतलब करंट का क्या इफेक्ट होता है जब वो किसी कंडक्टर में जाता है। और ये टॉपिक है जिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये रिलेट करेगा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से। इसलिए आप याद रखना, जब मैंने रेजिस्टेंस चैप्टर पढ़ाया था, ओम्स लॉ पढ़ाया था, तब उसमें क्या क्या बोला था। ठीक है, हम वहां पर इसको ध्यान से समझेंगे। तो हम जानने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब हो गया वेन एवर करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस हीट। और ये आपने नॉर्मल से देखा ही होगा, जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो थोड़ी देर बाद वो क्या होते हैं, गर्म होने लगते हैं। आप अपने फोन को ही ले लो, आप फोन चलाते हो, थोड़ी देर बाद गर्म होता है कि नहीं होता है। बैटरी भी गर्म होती है नहीं होती है। ठीक है, देखा होगा आपने। तो नॉर्मल सी बात है, ये हमने हमारे प्रैक्टिकल लाइफ, डेली डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपका हीटर हो गया, आयरन हो गए। ठीक है, ये सब किस पर कम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब हो गया व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through the conductor it produce heat। ठीक है, दिस इज तो कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर में, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। आप कोई भी अप्लायंस देख लो, आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप उठा के देखोगे, थोड़ी देर बाद जब वो चलते हैं, जितनी देर चलेंगे उतनी ज्यादा गर्म होते रहते हैं। ठीक है, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, गर्म कमरे में लगाते नहीं लगाते थे हम लोग, तो कितना गर्म हो जाता था। अब बट आज क्या हो रहा है, एलईडी आ रही है, उसके कंपैरिजन में कम गर्म होती है, बट दे स्टिल गेट हॉट। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होगा तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपल सा ये हीटिंग इफेक्ट। पर इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। ठीक है, तो उनमें से ही हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द हीट। कैसे क्या 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 इसके फॉर्मूले होने वाले हैं, किस तरह की इसकी अप्रोच होने वाली है। ठीक है, हम वो समझ। लेट अस डिस्कस हाउ द हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो उससे पहले भी मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। और अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं, अगर मैं डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा अभी सर्किट का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज का डायग्राम बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंडक्टर है, और हम कंडक्टर को किससे स्टडी करते हैं, उसके रेजिस्टेंस से। तो देखो, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, और इसको B वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये स्विच है, और इसमें ये करंट फ्लो होता है, प्लस करंट I जाता है और इधर भी जाएगा और वापस इसमें आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक सा डायग्राम है, इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं अच्छे से। अब एक्चुअल में बैटरी क्या करती है, बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कराना अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम इससे बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो जितने वोल्ट की ये बैटरी है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के अक्रॉस क्या होगा, जनरेट होगा। और जब पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। अब हम ये जानते हैं मैकेनिज्म की हीट प्रोड्यूस होती क्यों है। देखो, अगर आपको याद है तो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में डायग्राम बना के दिखाया था कि हाउ द करंट प्रोड्यूस थ्रू द हीट, हाउ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीट। अब देखो, हम ये मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, बट एक्चुअल में होता इसका उल्टा ही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चैप्टर में, ये बेसिक सी बात है, ध्यान रखना। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन समझते हैं, या करंट की डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन समझते हैं, जबकि ये क्या है, अपोजिट है दोनों। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। This is the reality which is happened, but actually we have considered already the heat current produced। अब आप इमेजिन करोगे आप छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों और आप एक चैम्बर में बंद हो, क्या है, एक मेटल का है। मतलब आप खुद इलेक्ट्रॉन मानो, कंसीडर करो, और आप इसके नेगेटिव चार्ज है। जैसे आपकी बैटरी लगेगी तो आप क्या करोगे, आप पे पुश लगेगा। जैसे ही यहाँ पर ये बैटरी पुश लगाएगी इस पे, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे। तो जब रिपल करेंगे तो बहुत तेजी से भागेंगे, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो रैंडमली भागेंगे। ये भागेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कोलाइड करेंगे। और अब आप सोचने वाली बात है, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने पेरेंट एटम से फ्री हुआ होगा। जैसे मान लो कोई भी एटम है, ठीक है, ऐसे करके कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इस एटम से लूज हो गया, तो जब ये टकराएगा
तो हो सकता है दूसरे वाले ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, उसका भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, तो वो कोशिश करेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो गया मैं उसको वापस गेट करूं, है ना। तो हर एटम चाहता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस में करके रखे, ठीक है। इसके लिए वो एक्सचेंज करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपने 9th में भी सीखा होगा। तो अब आप समझो, बी जैसे ही वोल्टेज इसके अक्रॉस जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने से क्या होगी, टक्कर होगी। जब टक्कर होगी तो उस टक्कर से क्या होगा, जिसको हम कोलिजन बोलते हैं, उससे हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन होता है, क्योंकि ये अपने एटम से टकराते हैं, टकराने में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है, हीट। होती है कि नहीं होती, आप भी देखो, आप जोर से हाथ ऐसे करके रब करो, रब करने पर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये हम बेसिक सी बातें हमारी डेली लाइफ के हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि वोल्टेज अप्लाई करने पर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है और उनके जो कोलिजन होती है, उस कोलिजन से यानी कि टक्कर से उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, एटम और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये बेसिक सा सिंबल है, आप याद रखना इसके बारे में। तो हाँ, अब हम बात करते हैं कि मान लो जो करंट है वो टी टाइम तक फ्लो हो रहा है, ठीक है, टी टाइम तक। तो अब इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आप पहले उसके बारे में समझिएगा, ठीक है। देखो, हमें इसके लिए समझना पड़ेगा एनर्जी। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, हीट की। हीट, हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांजिस, या विच ट्रांसफर, कुछ भी लिख लो जैसा आपका मन करे, ठीक है। मतलब हीट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो ट्रांसफर होती है, क्या होती है, ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर क्यों होती है, ये आप अच्छे से जानते हो। कोई गर्म यानी कि हॉट बॉडी है, तो वो कोल्ड कूलर ऑब्जेक्ट यानी कि उसकी तरफ हीट प्रोड्यूस होगी, या वो ठंडी हो जाती है कुछ समय बाद, होता है कि नहीं होता है। तो हीट हमेशा क्या होती है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। और यही रीजन है कि आप जब चाय को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हो तो वो ठंडा हो जाती है, क्योंकि उसकी हीट एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो खैर 9th की बात होगी, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर होती है। तो आप कहोगे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो हीट एनर्जी है, और हमने तो सर 9th में ये भी पढ़ा है कि वर्क भी एनर्जी है। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, सवाल तो आ सकता है ना कुछ भी, ये तो क्वेश्चन है, माइंड में कुछ भी आ सकता है। तो और आपको क्यूरियस होना भी चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी ने क्या किया, आप साइंस का नाम सब में बदल के क्या कर दिया, क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासी। अगर आपको साइंस का स्टूडेंट बनना है तो आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, बच्चों पूछेंगे कि सर ये बताओ वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है। हमने तो भाई 9th में सर ने ये बताया था कि वर्क जो है वो भी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी इज वर्क डन, हम ये तो करते थे 9th में। चलो अब इसी की बात करते हैं। सबसे पहले देखो हम समझते हैं एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के दो फॉर्म हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, वैसे तो बहुत फॉर्म्स होती है एनर्जी की, बट आप जब भी डिस्कस करोगे आप बुक में, नोटबुक में, तो हम बेसिकली दो फॉर्म के यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम, जो कि हमारा टॉपिक है, हीट की बात करेंगे, दूसरा वर्क, ठीक है। अब वर्क की जहां बात आती है, पहले हम इसको जान लेते हैं, ठीक है। हमने 9th में पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका F फोर्स लगता है और इसमें S डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक मान लो। तो S डिस्प्लेसमेंट होने से हम इसका वर्क डन निकालते थे F इंटू एस, और बाद में यही इसमें कन्वर्ट हो जाता था वर्क डन, यही इसकी काइनेटिक एनर्जी से भी निकालते थे, जिसको हम हाफ mv² आता था। ये एनर्जी है, ये एनर्जी आती तो इससे कैलकुलेट करके थी। इसका मतलब हो गया कि भाई वर्क भी एनर्जी है और वर्क एनर्जी ही है। तो आप वर्क का मतलब समझो, वर्क की वो फॉर्म है एनर्जी की जो ट्रांसफर तो हो रही है। देखो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वन प्लेस से अदर प्लेस तक, तो इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी आई होगी। और वो एनर्जी कैसे आई, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, किससे हुई होगी, जो भी इसको पुश कर रहा होगा। अब आप इमेजिन करो, मैं इस मार्कर को यहाँ से पुश कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे करके, तो चल तो मार्कर रहा है ना एक्चुअल में, तो एनर्जी किसके अंदर है, मार्कर के अंदर। जब मार्कर के अंदर एनर्जी है तो इसका मतलब चल रहा है, इसमें एनर्जी कहाँ से, इसको मैंने प्रोवाइड कराई एक्सटर्नल एजेंट ने। हाँ, तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जिसने भी फोर्स लगाया होगा, जो भी इसको पुश कर रहा होगा, वहां से एनर्जी इसमें आई, इसलिए चला, ठीक है। मगर मुझे आप एक चीज बताओ कि जब आप एक कार को धक्का देते हो या किसी ब्लॉक को पुश करते हो, तो पुश
करने में क्या होता है, उनमें मूवमेंट होता है, मतलब उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्या उसका टेम्परेचर बढ़ता है? कभी आपने देखा? आप एक ब्रिक्स को, एक ईंट को या एक ब्लॉक को पुश करते हो तो क्या उस पुश करने से उसमें टेम्परेचर बढ़ता है? हम आइडियल कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, ध्यान रखना। आइडियल कंडीशन का मतलब हो गया फ्रिक्शन हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, क्योंकि जहां पे फ्रिक्शन होगा वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी होगी। ठीक है, इससे नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर हो रही है, बट इसके ट्रांसफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। किस पे? टेम्परेचर पे। आई होप आपको वर्क समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये कुछ नहीं है, फिर ऐसे हो जाएगा चुटकी में। तो अब आप समझो, बात करते हैं हीट की। ठीक है, अब जैसे हमने बात की कि जैसे ही एक कंडक्टर में एक्चुअल में, अब मैं करंट की डायरेक्शन लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बार बार इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाऊंगा, हमें पता है, हम समझ चुके हैं बेसिक क्या है। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपका ये सीधा 12th में भी मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप बेसिक आपके मजबूत हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे करंट इसमें आई फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक, इससे होगा क्या, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलाइड करेंगे, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होगी, हीट ट्रांस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसमें, क्योंकि और एनर्जी मिल कहाँ से रही है, एनर्जी यहाँ से मिल रही है बैटरी से, क्योंकि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखना, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बैटरी करंट का सोर्स है कि एनर्जी का सोर्स है। भाई, चार्ज का सोर्स तो नहीं है। करंट का सोर्स होने का मतलब है चार्ज का सोर्स, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज। तो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कराती है, इसलिए मेटल के अंदर जो कंडक्टर है उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर इन पर फोर्स लगता है। समझ में आया? यही। ठीक है, तो बैटरी की एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। तो याद रखना, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। चार्ज का सोर्स नहीं है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स पे आता है क्योंकि वो फ्री है इसके अंदर, मेटल के अंदर। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि वर्क, हम आई होप, मुझे लगता है कि आपको वर्क समझ में आ चुका होगा। अब जब वर्क समझ में आ गया तब हम बात करते हैं हीट की। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कोलाइड करते हैं, टक्कर से क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? और स्टिल हीट गेटिंग ट्रांसफर, यहाँ से हीट लगातार, क्योंकि हीट हीट का मतलब क्या है, एनर्जी। वो एनर्जी मिल तो बैटरी से रही है ना, बी से। ये तो एक्चुअल में जो भी हीट रिलीज होती है हम उसको बैटरी के वर्क डन से फाइंड करते हैं। किससे करते हैं? क्योंकि प्रोवाइड कौन करा रहा है, बैटरी। बैटरी नहीं प्रोवाइड कराएगी तो कुछ होगा ही नहीं। आपने देखा है ना, आपने हीटर तो देखा होगा, हीटर जैसे ही ऑन करते हैं तो जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है इट बिकम्स गेटिंग हॉट, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, हीट लूज होने लगती है ना। तो यही समझना है आपको। ठीक है, जब तक यहाँ पर सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, तब तक इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टर है उसमें से हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, और वो हीट प्रोड्यूस हम निकालेंगे किससे, बैटरी के हेल्प से। ठीक है, यानी वोल्टेज की हेल्प से। अब आपको वोल्टेज का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, इतना तो आप सीख ही गए होंगे आई होप। तो अब देखो इसके बारे में क्या, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है। मगर मगर क्या, हीट ट्रांसफर इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। आपने देखा ना, अगर मान लो ये लोहे की रॉड होती है, मैं इसको एक तरफ से आग में पकड़े रहूंगा पकड़े रहूंगा पकड़े रहूंगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि ये भी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो फायर के कांटेक्ट में है ये जल्दी, इसका टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर की तरफ जाती है, वो अपने पास वाले एटम को हीट देगी, फिर वो अपने पास वाले को देंगे। ये हम 11th में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करने वाले, मगर धीरे धीरे ये भी तो गर्म होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो हुआ क्या, हीट ट्रांसफर यानी कि टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है हीट एंड वर्क दे बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, just difference in one thing, the one method of transfer independent of temperature and another one is depend on temperature। अगर एनर्जी ट्रांसफर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो उसको वर्क बोलेंगे, बस साफ साफ सी बात, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जहां भी अगर हीट बोला जा रहा है तो हीट का मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर का खेल आएगा। आप इसको बिना टेम्परेचर की हेल्प पे नहीं समझ सकते, क्योंकि आप जहां भी हीट प्रोवाइड करोगे वहां पे हॉटनेस तो होगी ना। टेम्परेचर क्या होता है ये तो पता ही है अच्छे से, नहीं पता तो कोई बात नहीं, 11th में मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम यहाँ की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको प्रोडक्शन भी समझाया कि हीट प्रोड्यूस होती क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स
एटम्स के बीच में कोलिजन होता है, ठीक है। आप खुद सोचो ना, एक रोड में आपको भगाया जा रहा है, पीछे से पूछे आपके पीछे से आपको फोर्स किया जा रहा है भागने के लिए, तो आप जितना तेज भागोगे तो दूसरों से टकराओगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी भी लॉस होगी, फ्रिक्शन भी होगी, टक्कर भी होगी, टक्कर से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, सिंपल सी बात है। तो अब हम हीट के फॉर्मूले कुछ ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, मुझे इतना पता है कि हीट प्रोड्यूस हम बात करेंगे कंडक्टर की, तो उसका रेजिस्टेंस होगा, और करंट आएगा तो इसका मतलब किसी सोर्स से आ रहा होगा, वोल्टेज होगा, तो आई करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, बी और टी टाइम तक हो रहा होगा मान लो, क्योंकि टाइम का इसमें रोल है, हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी इसके बारे में। अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या होता है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का मतलब हो गया V इंटू क्यू। अब यहाँ पे W का मतलब आप वर्क समझ रहे हो, मगर मैं इसको एनर्जी समझ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोवाइड कौन करा रहा है, बैटरी, क्योंकि बैटरी ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तभी तो उसमें वर्क डन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने पे कंडक्टर के अंदर, इसलिए उनमें क्या हो रहा है, कोलिजन हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, टक्कर, कोलिजन का मतलब टक्कर है, ठीक है। अब W इज इक्वल टू बी क्यू। हाँ, अब इसका मतलब हमें समझ में आ गया, कुल मिला के हम W को यानी कि हीट से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, W को H से। तो आपको बुक में कहीं कहीं W भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं हीट भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एनर्जी समझो बस बेसिकली। बट वो एनर्जी से यहाँ पे होता क्या है, टेम्परेचर रेज होता है कंडक्टर का, इसीलिए हम इसको हीट नाम दे रहे हैं। तो देखो H इज इक्वल टू वी क्यू, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले आएंगे अभी देखना। अब हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, यहाँ पे रख देते हैं, H इज इक्वल टू वी आई टी, पहला फॉर्मूला आ गया हीट का, ठीक है। अब हमें पता है ओम्स लॉ, B इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है, आपको ये स्टेप समझनी है, B इज इक्वल टू आई आर, तो I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूले पे मैं स्टार बनाता हूँ कुछ देर के लिए, अभी हम बात करेंगे क्यों। अब इसी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई की जगह पे रख देते हैं, तो देखो H इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, एक आर से एक आर खत्म, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। इस पे भी मैं स्टार बना रहा हूँ, और अब इस पे स्टार क्यों बना रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी आप ऐसे समझो। अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल में एक स्पेसिफिक यूनिट है जो हीट की, कैलोरी, कैलोरी, ठीक है। कैलोरी क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा ना कि हम इस तरह का फूड खाएंगे तो उसमें हमें कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी, ये कैलोरी डाइजेस्ट होंगी, जब एक्सरसाइज करते हैं तो कहते हैं कैलोरीज बर्न कीजिए अपनी। तो इस कैलोरी का मतलब क्या है, आज हम इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हीट एनर्जी की एक यूनिट है, ठीक है, और काफ़ी सारी जगह यूज होती है, हमारे फूड से रिलेटेड है। आपने लिखा होगा कि कितने, कोई भी आप फूड पैकेट खरीदते हो तो उसमें लिखा होता है ना कितने कैलोरी आपको इसमें एनर्जी मिलेगी। और तो अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एक्चुअल में सबसे पहले हम बात करते हैं वन कैलोरी क्या होता है, वन कैलोरी, ठीक है। शॉर्ट में इसको मैं 1 CAL लिखूंगा डॉट में, ठीक है, वन कैलोरी। एक्चुअल में ये कैलोरी की डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड लिक्विड से ली गई जिसका नाम है वाटर। तो ये नोटिस किया गया कि अगर हमें 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो हमें 4.2 जूल वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 4.2 जूल, मतलब तो अब जो 4.2 जूल है इसको हम बोलते हैं वन कैलोरी, ठीक है। मतलब एक कैलोरी का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री ऑफ वाटर ऑफ मास 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम वाटर का मास आप 1 डिग्री बढ़ाओ, उसको बढ़ाने में जितनी हीट रिक्वायर है, जितनी हीट आपको चाहिए, उस हीट को क्या बोलेंगे, उस हीट को बोलेंगे वन कैलोरी। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे, फिलहाल आपको यहाँ पे फॉर्मूला समझना है, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब हो गया 2 कैलोरी अगर मैं लिखूंगा तो 2 इंटू 4.2, ठीक है। 3 कैलोरी लिखूंगा तो 3 इंटू 4.2, ठीक है। तो ऐसे मान लो क्या जो हमें टोटल मिल रही है, क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया
इसमें एक रिलेशन आता है कि W इज इक्वल टू जे क्यू, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू W बाय जे, और J की वैल्यू होती है 4.182। अब अप्रोक्स इसको कभी कभी 4.2 भी कंसिडर कर लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। तो अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे सामने आता है W/4.2, ठीक है, इसको आप याद रखो। तो देखो, अगर आपको W किस में होगा, जूल में, Q किस में है, कैलोरी में। तो अगर आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4.2 से डिवाइड। अब आपको याद रहे कि एक कैलोरी होती क्या है, ठीक है। तो एक कैलोरी हीट का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कि W इज इक्वल टू 4.2 जूल है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.2 बाय 4.2, कुल मिला के 1। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको कैलोरी लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो 1 कैलोरी ऐसे करके इसको डिफाइन किया जाता है, और आपको सिर्फ यहाँ फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे, मैंने समझा भी दिया और आपको याद भी रखना है। देखो, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 4.2 से डिवाइड करोगे, और इसका उल्टा भी है। तो यहाँ से हम W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जे क्यू। मान लो 2 कैलोरी हीट है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो अब हमने जितने भी हीट के फॉर्मूले बनाए थे, अब हम सबको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कैलोरी में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू W बाय 4.2, और W का मतलब तो हम H जानते हैं, W इज इक्वल टू H है, तो इसका मतलब ये हो गया H बाय 4.2, ठीक है। ये आपके सिलेबस में कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला क्या आया था हमारा, V इंटू आई टी 4.2। इसके बाद Q इज इक्वल टू बी बराबर आई आर रखा था, तो आई स्क्वायर आर टी बाय 4.2। अब आई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर रखा था, तो क्या आया था, Q इज इक्वल टू बी स्क्वायर आर टी और इंटू 4.2 डिवाइड में, ठीक है। तो देखो, ये Q Q ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको कैलोरी में पूछेगा तभी आपको ये करना है, अदरवाइज नो नीड टू डू दैट। आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। हम फिर अगला है पावर, और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो, अब कभी आपने ये सुना है 100 बल्ब, जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं तो उस पर कुछ लिखा हुआ होता है कितने वाट का है, कितनी पावर है इसकी, ठीक है। ये हम, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम। मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। और ये 9th वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, सिंपली वही है। अगर आपने 9th में सही से पढ़ा है, मैंने इसलिए बोला था कि 9th आपका बहुत बेसिक है, 11th से तो बहुत लेट करता ही है, 10th में भी कुछ टॉपिक उसके आते हैं। तो देखो, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम। तो देखो, अब हमें इतना पता है, इसकी यूनिट होती है जूल, और इसकी टी की यूनिट होती है सेकंड। तो पावर की यूनिट होगी जूल पर सेकंड। तो अगर क्या होगा, इफ W इज इक्वल टू 1 जूल हो और T इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो पावर का मतलब हो जाएगा 1/1 जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड को हम बोलेंगे 1 वॉट, ठीक है। तो वॉट क्या है, ऐसा यूनिट है इसकी। अब देखो, इसका मतलब 1 वॉट का मतलब हो गया 1 जूल पर सेकंड। तो अगर कहीं से डिफाइन करेगा कि डिफाइन 1 वाट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो 1 वाट इज द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच कंज्यूम एनर्जी 1 जूल इन 1 सेकंड, या फिर कंज्यूम एनर्जी 1 जूल पर सेकंड। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। और हम हमारे घरों में जो पहले बल्ब जलते थे, छोटे छोटे वाइट वाले, आपको सुना होगा, इतने 10 रुपए का आता था जो, तो वो 100 वाट का होता था। 100 वाट का मतलब क्या हो गया, 100 जूल पर सेकंड, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 पर सेकंड। अगर कोई आपका जो प्रेस होती है 500 टू 1000 वाट की होती है, मान लो 500 वाट लिखा है कहीं, तो इसका मतलब हो गया 500 जूल पर सेकंड। सोचो, इस जितना वाट बढ़ेगा उतनी ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया।
अब जो हम यूज करते हैं एलईडी, क्यों कहा जाता है कि इको फ्रेंडली है, बिजली बचाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है। आप नॉर्मली जो एलईडी लेते हैं वो 7 वॉट, 9 वॉट इस तरीके की। तो 7 वॉट का मतलब हो गया 7 जूल पर सेकेंड। अब आप सोचो, एक 100 वाट का बल्ब पहले जलता था, अब 7 वॉट की क्या जल रही है, एलईडी जल रही है, और उससे ज्यादा लाइट आ रही है। ज्यादा का मतलब क्या है, एलईडी की जो इंटेंसिटी है लाइट प्रोड्यूशन की वो ज्यादा है, क्योंकि ये हीट को कम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपने देखा होगा 100 वाट का बल्ब बहुत गर्म हो जाता है, और एलईडी आप इतनी तो गर्म नहीं होती कि आप टच नहीं कर सकते, मगर आप 100 वाट के बल्ब को टच नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या था, ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ये कम। ठीक है, आप सोचो 100 वाट के बल्ब में आप ऐसी कितनी एलईडी लगा लोगे, हैं? देखना आप। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा 1 वॉट। अब जो जो हमारे हीट के फॉर्मूले थे उन सबको हमें पावर में कन्वर्ट करना है, और पावर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी वर्क यानी एनर्जी के फॉर्मूले थे उनमें से टी को रिप्लेस कर दो, यानी टी को डिवाइड कर दो। तो देखो सबसे पहला क्या था, W इज इक्वल टू वी आई टी। तो W इज इक्वल टू वी क्यू था अपॉन टी, और V इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी, वी हम बाद में रखेंगे। तो ये हो जाएगा वी आई टी बाई टी, टी से टी कैंसिल, इसका मतलब P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, आप इसको याद रखना। ठीक है, मतलब अगर पावर दे रखी हो, वोल्टेज दे रखा हो, करंट दे रखा हो, कितना फ्लो हो रहा है इसमें, तो हम पावर निकाल सकते हैं सीधे वहां से। अब देखो B इज इक्वल टू आई आर, जैसे B इज इक्वल टू आई आर रखेंगे तो आई आर इंटू आई, तो कुल मिला के आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये आ गया। और फिर से आई इज इक्वल टू वी बाय आर। अब जैसे आई इज इक्वल टू वी बाय आर रखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू बचेगा वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, आपको अगर याद हो तो मैंने इस पे भी स्टार बनाया था और इस पे भी स्टार बनाया था। क्यों बनाया था हम इसके बारे में याद रखेंगे, आप इतना याद रखना, हमने जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हैं वो दो तरह के पढ़े हैं, और दो ही होते हैं नॉर्मली। अब तीसरा में क्या होता है, इनको सब मिक्स करके लगा देते हैं, सीरीज पेलर एक साथ करके, तो बात है तो सीरीज पेलर ही ना। तो देखो ये जब भी आएगा सीरीज में यूज करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला। क्यों करेंगे, क्योंकि हर रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, बट सीरीज में सब में क्या चीज सेम होगी, करंट। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब बात आएगी पैरेलल की, पैरेलल में रेजिस्टेंस तो सब अलग अलग हो सकते हैं, बट एक चीज कॉमन होगी, वो क्या है, वोल्टेज, तो हम वहां पर ये यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लास्ट टॉपिक है, फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम यहाँ पे विद एग्जाम्पल। कोशिश करना कि एग्जाम्पल आप लोग कर पाओ, नहीं कर पाओ तो फिर मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना कि ये दिक्कत आ रही है, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखो आपने एक चीज सुनी होगी कि भाई हमारा बिजली का बिल आया, और बिजली का बिल कितना आया है, 200 यूनिट्स आए। ठीक है, किसी के 100 यूनिट आते हैं, मान लो 100 यूनिट्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बात अच्छे से होती है, लोगों से जान पहचान होती है, तो अपना उनकी बिजली कम भी आती है, 50 यूनिट। तो एक्चुअल में यूनिट नाम की चीज है क्या ये? अब हम यही बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द यूनिट्स एक्चुअल में। इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि एनर्जी है क्या है। हम जो बिल पे करते हैं वो हम एनर्जी का पे करते हैं, किसका पे करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन का। आप लाइट यूज कर रहे हो, एनर्जी है। आप खाना बनाने में हीटर यूज कर रहे हो, ठीक है, इंडक्शन यूज कर रहे हो, एनर्जी है, सिंपल सी फॉर्म। तो हम जो पे करते हैं वो एनर्जी का करते हैं। तो समस्या ये आई कि अब एनर्जी का चलो हम पे तो करेंगे, तो अब मगर इसको मतलब किस हिसाब से लोगों से पैसे लिए जाएं इस एनर्जी कंजप्शन के, किस हिसाब से लोग पे करें। तो इसके लिए ना उन्होंने सोचा एक नई यूनिट बनाते हैं। नई यूनिट क्यों बनाते हैं हम अभी बात करेंगे। तो एक्चुअल में हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है किलो वाट आर। ठीक है, किलो वाट आर या किलो वाट घंटा, शॉर्ट में इसको लिखते हैं KWH। ठीक है,
KW कभी कभी कैपिटल एच भी लिख देते हैं, मैं तो स्मॉल ही लिखता हूँ ऐसे करें। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा क्या है, ये एक्चुअल में इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। किसका है ये, एनर्जी का बिगेस्ट यूनिट है, मतलब और भी बड़े यूनिट आते हैं मगर इसमें से बड़ा है फिलहाल तो। अब देखो, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो किलोवाट आवर इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये क्यों ये बनाई गई, इसके पीछे का रीजन है, अभी जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे ना, इसको प्रूव करके बताऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये क्यों बना, और इसका बहुत जरूरी था बनाना। वैसे तो हम देखो, हम जानते हैं एनर्जी की यूनिट जूल भी है, हम अब तक तो ये सुने आए कि एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है, और हम ये पढ़ा भी है हमने सबसे ज्यादा। तो क्यों हमने जूल में पे नहीं करते इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, हमेशा किलोवाट आवर में क्यों करते हैं। और 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। अब थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा आपको, आई होप। देखो, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। तो W इज इक्वल टू P इंटू टी। P का मतलब वॉट, T का मतलब सेकंड। तो अब जैसे इसका मतलब क्या हो गया, जूल, इसके वर्क की एनर्जी तो जूल ही होती है ना एनर्जी की, बट ये वाट इंटू सेकेंड भी जूल ही होगा। कैसे होगा देखो, वाट इंटू सेकेंड का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, क्या बचेगा, जूल ही तो बचेगा। हमें अगर इतना समझ में आ गया तो हम इसी से किलोवाट आवर ड्राइव करते हैं। तो उन्होंने कहा आप एनर्जी का एक ऐसा यूनिट बनाओ कि जिस से लोगों के लिए पे करना आसान हो बहुत है, क्योंकि किलोवाट आवर जो है ना बड़ी यूनिट है, अगर हम जूल में पे करते तो हमें उसका बहुत ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है, फिर हम यही कर पाते बस, और कुछ नहीं। देखो क्या हो, अभी मैं इसकी डेफिनेशन बातें बताऊंगा, पहले आप इसको समझो। मान लो कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में जो भी है 1000 वाट का है, ठीक है, और 1000 जहां पर आ जाता है तो हम इसको 1 किलोवाट भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में 1 किलोवाट। और इसको आपने 1 घंटे तक चलाया, 1 आवर, 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखते हैं उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं, तो देखो W इज इक्वल टू पी, पी का मतलब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो कुल मिला के ये हो गया 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट, और 1 आवर को 3600 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड। अब देखो 36 इंटू 1000 ये इधर आ जाएगा, W इज इक्वल टू ये हो गया 1000, और दो ये 36 एक तरफ लिख लो, यूनिट को पहले एक तरफ लिखो, तो ये हो गया वाट इंटू सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 36 के बाद 50, ठीक है, 36 लाख भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया वॉट इंटू सेकेंड, क्या हो गया, ये तो जूल हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें 10 से डिवाइड करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो डेसिमल आ जाएगा 3.6, और इसको देखो ये 10 की पावर 5 होगा, 10 की पावर 1 और आएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो गया। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये सारी वैल्यू है तो इसकी 1 किलोवाट आवर, तो इसका मतलब हो गया कि 1 किलोवाट आवर, और इसका 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब कहीं भी अगर ये लिखा हुआ है कि 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब 3.6 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट का मतलब ये, आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, 1 किलोवाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर 1 किलोवाट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि मतलब 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब कोई 1000 वाट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे तक चलने में यूज करता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं 1 किलोवाट, यानी कि 1 यूनिट एनर्जी, ठीक है। और आपका जो बिजली का आप बिल पे करते हो वो इसी के लिए करते हो, एनर्जी की फॉर्म में। आप खुद सोचो 1 यूनिट की जो कॉस्ट होती है नॉर्मली कितनी होगी, 7 रुपीज है 1 यूनिट कॉस्ट, अप्रोक्स मान लेते हैं थोड़े लिए 7 रुपीज है, ठीक है। तो
₹7 का मतलब हो गया आपके पास 36 लाख जूल एनर्जी की आप अमाउंट पे कर रहे हो, ₹7 मात्र। सोचो क्या होता अगर हमें 1 जूल का 1 रुपया पे करना पड़ता है, 1 जूल एनर्जी का 1 रुपया पे करना पड़ता है, तो आपको 1 यूनिट में ही 36 लाख रुपए देने पड़ते। प्रॉब्लम हो जाती नहीं होती। इसीलिए उन्होंने सोचा, उस समय के साइंटिस्ट ने, उस समय के लोगों ने, गवर्नमेंट ने, हो सकता है गवर्नमेंट ने भी सोचा हो, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई एनर्जी का एक ऐसा यूनिट बनाओ जो सबके लिए क्या हो, इजी टू परचेज हो। इसलिए इस कॉमर्शियल यूनिट को बनाया गया और ये सिर्फ इसी में यूज होती है, कॉमर्शियल यूनिट में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा 1 किलोवाट आवर क्या होता है। 1 किलोवाट आवर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच वी कंज्यूम। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए, देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप सिर्फ अपने आप को टाइम दीजिए, टाइम देने से चीज़ें सॉल्व होती हैं, माइंड में आती हैं समझ में। ठीक है, थैंक यू।